हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं अडिग मजबूत और दृढ़ संकल्प के धनी, भारत रत्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के बहुत बड़े बैरिस्टर एवं भारत के एकता के सूत्रधार, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना ज्ञापित करता हूं। और मित्रों, इनके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने भारत की एकता के लिए क्या कैसे किया वो आज मैं चर्चा करूंगा। चूंकि बहुत सारे बच्चे भी आज मुझे सुनेंगे। देखिए, क्या है कि आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो नाम इतना बड़ा हुआ है, लौह पुरुष सरदार, ये इनका नाम प्रारंभ में नहीं था। इनका नाम सिर्फ था वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये सरदार कैसे हुए, लौह पुरुष कैसे हुए, भारत रत्न कैसे हुए, इन सब की चर्चा मैं आगे करूंगा। मित्रों, देखिए क्या है कि ये जो सरदार जी थे ये बहुत अलग थे। ये प्रतिभाओं की कह सकते हैं संपन्न थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1975 को गुजरात राज्य में होता है। फिर ये बड़े होते हैं, 16 वर्ष में ही इनकी शादी हो जाती है और 33 वर्ष में इनकी पत्नी इनसे अलग हो जाती है, मतलब इस संसार सागर को छोड़ करके परलोकवासी हो जाती हैं। लेकिन मित्रों, उसके बाद भी यह देश की सेवा कैसे करते रहे उसकी मैं चर्चा करता हूँ। ये अपनी पढ़ाई लिखाई भारत में किए, फिर लंदन से जाकर के वकालत बैरिस्टर की ये डिग्री प्राप्त करके आते हैं भारत में और अहमदाबाद में ये वकालत प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन देश में एक ऐसा भूचाल आता है। 1918 की बात होती है मित्रों, खेड़ा आंदोलन चल रहा था। उस समय गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ पर क्या था कि कुछ किसानों द्वारा, चूंकि उस समय सूखा पड़ गया था और किसान कर दे नहीं सकते थे, इसलिए वो चाहते थे कि सरकार इसको माफ़ कर दे, लेकिन अंग्रेज माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन उसको गांधी जी के कुशल नेतृत्व ने उसको क्या किया कि उनको माफ़ करने पर मजबूर किया और यही आंदोलन के कारण गांधी जी के वो समर्थक हो गए। जबकि गांधी जी के विचारों से वो पहले नहीं सहमत थे, लेकिन ये आंदोलन गांधी जी की तरफ उनको खींच लाया और वहीं से वो क्या होते हैं, गांधी जी के मुरीद हो जाते हैं और गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं मित्रों। फिर होता क्या है कि आगे सिलसिला चलता रहता है गांधी जी के साथ। ये हमेशा भारत में के सभी आंदोलनों में जुड़े रहते हैं। और एक आंदोलन होता है 1928 का आंदोलन, बारदोली आंदोलन। मित्रों, बारदोली आंदोलन में ये था कि वहाँ पर किसानों का एकाएक टैक्स बढ़ा दिया गया था, जो कि 6% से 22% किया गया था। लेकिन वहाँ पर पटेल जी ने बहुत ही कुशल नेतृत्व किया। इसकी मैं वीडियो आपको डाल चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। बारदोली आंदोलन से मैं हल्का सा उस पर फोकस करता हूँ। फिर ये जिस प्रकार से किसानों की जान और माल दोनों बचा लिए, तो किसानों, वहाँ की जो महिलाएं थी वह इनसे प्रभावित होकर के और इनको वास्तविक सरदार की उपाधि देते हुए मान ली कि यही सरदार हैं। नाम पुरुष के नाम, पुरुष होने से आप सरदार नहीं कहलाएंगे। आप में क्वालिटी होनी चाहिए, आप में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, तभी आप सरदार होंगे। फिर इनको सरदार की उपाधि उस बारदोली आंदोलन की महिलाओं के द्वारा दिया गया। तो मित्रों, यहाँ से इनका सरदार की उपाधि इनको मिल जाती है। और फिर क्या होता है मित्रों, ये आगे बढ़ते हैं और कहानियाँ आगे बढ़ती चली जाती है और ये सतत भारत के विकास में लगे रहते हैं, भारत को जोड़ने में लगे रहते हैं। और जाकर के भारत क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। और जैसे ही भारत आज़ाद होता है मित्रों, तो ये था सवाल कि भारत को कैसे, यहाँ कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री होना चाहिए भारत का। तो उस समय वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग में क्या होता है कि इनको ज़्यादा मत मिलते हैं और नेहरू जी को कुछ भी नहीं मिलता। उसके बावजूद भी गांधी जी के अपील पर यह उस देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद को भी त्यागने में किंचित ऐसा कुछ नहीं करते हैं और उसको भी ये क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो पद छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। जबकि जितने भी वहाँ सदस्य थे वो चाह रहे थे कि पटेल जी देश के प्रधानमंत्री पहले बने, लेकिन वहाँ ये पद को परित्याग कर देते हैं गांधी जी के खुशी के लिए। देश के चूंकि देश में बहुत बड़ा आंदोलन गांधी जी लाए थे, इसलिए उनको खुश करने के लिए ये क्या करते हैं, पद को त्याग देते हैं और पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बनते हैं, उस पद को सुशोभित करते हैं। मित्रों, फिर आप सभी जानते हैं कि
ये जो संविधान बना है, संविधान को बनाने में भी इनका बहुत योगदान रहा हो, और अखिल भारतीय सेवा में को बनाने के लिए अखिल भारतीय सेवा का भारत में इनको जनक माना जाता है, क्योंकि ये इतने दूरदर्शी थे, हर चीज़ को समझते थे कि भारत को जोड़ने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं। और फिर मित्रों क्या होता है, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था उस समय इसके पास सबसे बड़ी चिंता की विषय थी भारत का टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ। उस समय कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो भारत को एक कर सकते। भारत से अंग्रेजों को भगा देना वो सहज था, लेकिन भारत में ही जो सब छोटे छोटे रियासतें बसी थी, छोटी बड़ी मिला के 562 रियासतें थी, उनको एक करना ये सबके बस की बात नहीं थी। फिर गांधी जी आह्वान करते हैं पटेल जी की, और पटेल जी से ही कहते हैं कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रियासतों को एक करके एक अखंड भारत बना सकते हैं। और फिर यही हुआ कि पटेल जी ने उसको एकत्रित करने की पूरी कोशिश की, और इसको कोशिश इनकी कामयाब भी रही, और ये पूरे रियासतों को एकत्रित कर लिए। लेकिन मित्रों उसके बावजूद भी 3 ऐसी रियासतें थी जो न मिलने, भारत में मिलने से इनकार कर रही थी, जैसे जूनागढ़ हुई, और आपकी हैदराबाद हुई, और आपका कश्मीर। ये 3 राज्य जो थे, यहाँ के रजवाड़े ये मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्या होता है, जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा ये भारत में विलय करा लेते हैं। और हैदराबाद, जैसे हैदराबाद में इस पर भी वीडियो बनाए हो, देख लीजिएगा कैसे मैं याद करा दिया हूँ बच्चों को। तो हैदराबाद को क्या किया था, वहाँ पुलिस बल की कार्रवाई करवा के हैदराबाद को अपने भारत में विलीन कराए, और कश्मीर का जो था वो विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर को भारत में विलय करवाए। इस प्रकार से ये टूटे हुए खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने में इनकी अहम एकता थी, इसीलिए इनको एकता का सूत्रधार कहा जाता है मित्रों। और फिर क्या होता है कि इस प्रकार से इनका योगदान था। और होता क्या है कि 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनकी डेथ हो जाती, इनकी मौत हो जाती मित्रों। और फिर ये 1991 में इनके इतने कुशल नेतृत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में इनको भारत रत्न से नवाजा मरणोपरांत, और ये भारत रत्न से नवाजे गए, इसीलिए इनके नाम के आगे भारत रत्न लगता है मित्रों। और आपको ये बता दें, लौह पुरुष क्यों लगता है। लौह पुरुष जब गांधी जी ने ये आह्वान किया था कि आप ही कर सकते हैं, और उसी समय जब ये एकता की ये सूत्रधार बने, एक कर लिए, तो उसी समय गांधी जी द्वारा इनको नाम दिया गया था लौह पुरुष। और एक कहानी और आपने सुना होगा कि ये छोटे ही थे तभी इनको एक फोड़ा हो गया था उस सलाख में, चूंकि वो फोड़े में सलाख डालना था, गरम सलाख, और कोई नहीं डाल सकता था, तो क्या किए कि ये खुद गरम करके उस सलाख को डाल लिए थे। तो ये कहानी ये भी है मित्रों। और फिर क्या होता है मित्रों, इनके योगदान को देखते हुए ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो जैसे ही भाजपा सरकार आती है, सरकार में भाजपा की सरकार बनती है 2014 में, तो ये क्या करती है कि इनके जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को, वो करती है कि एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। क्योंकि भारत को खंड खंड में बटे होने के बावजूद भी ये एक कर दिए हैं, इसलिए इनको एक छोटा सा सम्मान, चूंकि ये छोटा सा ही सम्मान कह सकते हैं, जो भारत के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, उसके लिए छोटा सा ही सम्मान है मित्रों। तो उनके लिए सम्मान, उनके सम्मान में इस दिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 2014 से। और फिर इनके सम्मान को और बड़ा करने के लिए मित्रों होता क्या है कि 2018 में एक स्टैचू ऑफ बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में ये पूर्ण रूपेण से बन के तैयार हो जाता है। गुजरात राज्य में एक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, उस पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई जाती है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई अगर ऊंचाई देखें तो 182 मीटर है मित्रों। ये लौह की बनी हुई मूर्ति है। तो मित्रों इस प्रकार से इनको सम्मान और सम्मान देने के लिए इनकी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बना करके इनको सम्मान से नवाजा गया। और ये ऐसे महापुरुष हैं इनको जितना ज्यादा सम्मान दे दिया जाए, इनके कार्यों की तुलना में वह सम्मान इनके लिए छोटा ही रहेगा। क्योंकि हम ये आकलन भी नहीं कर सकते, हम एक छोटे से परिवार में रहते हैं, अगर उस परिवार को बांधने की बात आती है तो शायद हमारा माथा चकरा जाता है। लेकिन ये न जाने कितने परिवारों को, न जाने कितने रजवाड़ों को, न जाने कितने गांवों को एकत्रित करके एक भारत बनाए हैं। तो उस एक भारत बनाने के लिए आज मैं इन महापुरुष को सत सत नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महापुरुष
को आप सदैव अपने पवित्र स्थान चरणों में स्थान दिए रहें और इनके मान सम्मान को सदैव वृद्धि होती रहे, क्योंकि ये इस प्रकार इस कदर देश के लिए करके गए हैं कि जिसकी भरपाई हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ये नहीं कर सकती। क्योंकि आज हम कुछ कर पा रहे हैं तो इन्हीं महापुरुषों की बदौलत कर पा रहे हैं, इन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत कर पा रहे हैं कि जो सर्वस्व निछावर करके अपना देश के लिए और देश के लिए ही कुर्बान हो गए। वो आज वाले नेता नहीं हैं। सरदार पटेल में आज वाले नेताओं की छवि नहीं दिखती है। आज भी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपने नेता पद को क्या करते हैं, गर्वान्वित नहीं बल्कि उसको क्या करते हैं कि शर्मिंदगी पूर्ण कर देते हैं। कभी कभी ऐसे कृत्य कर देते हैं, ऐसे घोटाले कर देते हैं, ऐसे कांड कर देते हैं जिससे लगता है कि इनको नेता न कहा जाए बल्कि कुछ और कहा जाए। ऐसे नेताओं की जैसे सरदार पटेल जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ऐसे नेताओं, ये नेता नहीं बल्कि धरती के साक्षात देवता के रूप में जो एकत्रित करने का कार्य करते हैं। हर मजहब, हर जाति, हर सब को क्या करते हैं, एक लेकर के चलते हैं, मानव जाति का विकास करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को सत सत नमन। इनके पूर्ण जयंती पर मैं 148वीं जयंती पर संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई ज्ञापित करता हूं। और मित्रों, मैं यही चाहता हूं कि ऐसे महान नेताओं, ऐसे क्रांतिकारियों के लिए सदैव आप अच्छे विचार रखें, अपने मन में अच्छे भाव रखें। ये जाति पाति मत मजहब की बात छोड़ करके इनके योगदानों को देखिए कि ये भारत में कैसा कैसा कार्य कर गए हैं, भारत को किस कदर किस तरीके का योगदान दे गए हैं, आम भूमिका निभा गए हैं कि भारत को किस प्रकार से ये एक करके गए हैं कि आज अखंड भारत, संप्रभु भारत बन चुका है। मित्रों ठीक है, मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।